ठीक, राष्ट्रपति के शक्ति में हम लोग अभी तक 2 शक्ति देख चुके हैं, कार्यपालिका शक्ति और विधायिका शक्ति। कार्यपालिका शक्ति यानी नियुक्ति से संबंधित है। आपने देखा प्रधानमंत्री हो या अन्य मंत्री हो, दोनों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। या अनुसूचित जनजाति आयोग हो, अनुसूचित जाति आयोग हो या राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग हो, सबके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? वित्त आयोग का भी गठन करते हैं राष्ट्रपति। गठन मतलब उनके सदस्यों की नियुक्ति भी करते हैं, ठीक है। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय के और उच्च न्यायालय के जजेस, महान्यायवादी और कंट्रोलर जनरल, उसके बाद यूपीएससी के चेयरमैन, सब कौन नियुक्त करते हैं? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति, अनुच्छेद 263 के तहत। ये सब तो देख चुके हैं। विधायी शक्ति में हम लोग क्या देखते हैं? कोई भी कानून तब बनता है जब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों से पारित होता है तब। राष्ट्रपति संसद की सत्र को बुला भी सकता है, उसको बंद भी कर सकता है और लोकसभा का विघटन भी कर सकता है। संयुक्त बैठक भी बुला सकता है और अध्यादेश भी जारी कर सकता है। अध्यादेश याद रखिएगा, अनुच्छेद 123, ठीक है। यहाँ तक हम लोग देखे थे। अब जो अगला शक्ति है वो है वित्तीय शक्ति। तो राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी वित्तीय शक्ति है ये हम चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको पता होगा अनुच्छेद 112 क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे हम लोग आम भाषा में बजट कहते हैं, यानी एक वर्ष का आय और व्यय का पूरा लेखा जोखा। तो 112 में है। तो ये चर्चा यहाँ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो 112 तक वार्षिक वित्तीय विवरण लोग कहाँ पेश होता है? लोकसभा या राज्यसभा में? तो धन से जुड़ा हुआ जो भी मामला होगा वो लोकसभा में पहले पेश होगा। लेकिन हाँ, ये लोकसभा में पेश होता है, लेकिन इसके लिए पहले राष्ट्रपति की अनुमति होनी आवश्यक है। यानी राष्ट्रपति के सहमति के बाद भी अनुच्छेद 112 के तहत लोकसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पेश होता है। अगर राष्ट्रपति अनुमति नहीं देंगे तो ये पेश नहीं होगा। जैसे मान लीजिए वित्त मंत्री ने बजट बनाया, अब बजट बनाने के बाद वो राष्ट्रपति के पास जाते हैं, राष्ट्रपति अनुमति देते हैं, तब वो बजट कहाँ पेश होता है? लोकसभा में, ठीक है। लोकसभा में पेश होने के बाद ये जाता है राज्यसभा में। 14 दिन तो मैक्सिमम रख सकता है। राज्यसभा सुझाव देता है, तो लोकसभा सुझाव मानने के लिए बाध्य नहीं है, मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है, और फिर जाता है राष्ट्रपति के पास। तो यानी वार्षिक वित्तीय विवरण में क्या है? यह राष्ट्रपति के अनुमति या सहमति के बाद में ही लोकसभा में रखा जाता है। याद रखिए, जो भी धन से संबंधित जो भी होगा वो सब किसके सहमति जाएंगे? राष्ट्रपति की सहमति से। उसी तरह है अनुच्छेद 110 यानी धन विधेयक। ये भी जो है धन विधेयक भी क्या है? लोकसभा में ही पारित होता है, लेकिन पहले कहाँ से आता है? राष्ट्रपति के सहमति से। इसीलिए बिना राष्ट्रपति के सहमति के ये लोकसभा में रखा नहीं जा सकता। इसलिए कहते हैं ये सब क्या है? वित्तीय शक्ति है। इसके अलावा आपने देखा होगा अनुच्छेद 267, अनुच्छेद 267 यानी राष्ट्रपति आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है, निकाल सकता है। किसके तहत? अनुच्छेद 267 का। ऐसे समझिए, सरकार के पास 2 फंड होता है। एक होता है आकस्मिक निधि, एक होता है संचित निधि। सरकार के पास ठीक है, सरकार का जो भी कलेक्शन होता है, भाई हमने क्या कहा? बजट क्या है? सरकार का आय व्यय का लेखा जोखा। सरकार का जितना भी इनकम होता है, चाहे वो टैक्स से हो या बिना टैक्स से हो या शुल्क से हो या कर्जा से हो
है कि नहीं? वो सब जो पैसा आएगा सरकार के पास वो कहाँ रखा जाता है? संचित निधि में। यानी सरकार का जो भी कमाई है वो सब कहाँ रखा जाएगा? संचित निधि में। और पता है बजट बनेगा तो खर्चा होगा, तो खर्चा भी कहाँ से होता है? संचित निधि से। यानी सरकार का पैसा भी कहाँ रखा जाता है? संचित निधि में, और वहीं से खर्चा होगा। आप ये मान चलिए आपका जो अकाउंट है वो है संचित निधि, आपका जो भी इनकम होता है अकाउंट में रखते हैं कि नहीं, आप फिर वहीं से खर्चा करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट और करते हैं। इसलिए सरकार का जो अकाउंट है वो है संचित निधि। लेकिन हाँ, एक आकस्मिक निधि भी है। तो ऐसा निधि, कुछ पैसे को इस निधि में रखा जाता है जो अचानक कोई इमरजेंसी आ गया, उस स्थिति में इसका खर्चा होता है। आप लोग भी करते होंगे। आप लोग का भी जब भी इनकम होता है तो पहले क्या करते हैं? अकाउंट में रखते हैं, कुछ पैसा ऐसी जगह रख देते हैं, चाहे FD करवा देते हैं या कुछ करवा देते हैं कि नहीं, जब जरूरत पड़े तो उसका प्रयोग किया जा सके। वैसे भी कहा जाता है अगर आप जितना 100 रुपया कमाते हैं तो कम से कम 25 रुपया जो है आपको इमरजेंसी के लिए रखना चाहिए। क्या पता कब कौन बीमार पड़ जाए, कब कोई दुर्घटना घट जाए, है कि नहीं? मान के चलिए अगर आप ये नहीं रखते, आप कमाते हैं 50,000 रुपया, आप 50,000 रुपया उड़ा दे रहे हैं, ठीक है। अब अचानक किसी का एक्सीडेंट हो गया, डॉक्टर का दिया 5 लाख रुपया लगेगा, तब क्या कीजिएगा? या अचानक घर में किसी की मृत्यु हो जाए, तो ये शादी विवाह तो आदमी प्लानिंग करता है बहुत पहले से, शादी का 20 साल पहले होगा, लेकिन मृत्यु तो अचानक आता है ना, तब उसके लिए आप क्या कीजिएगा? जमीन बेचिएगा। इसलिए कहा था पहले से कुछ पैसा बचा कर रखिए, जब इमरजेंसी हो तो उसमें खर्चा किया जा सके। तो उसी तरह देश के लिए इमरजेंसी के लिए जो फंड होता है वो होता है आकस्मिक निधि। नॉर्मल खर्चा के लिए संचित निधि है, क्या टैक्स आएगा, कितना खर्चा होगा। लेकिन आकस्मिक निधि क्या है? जब विशेष परिस्थिति में ऐसी स्थिति आ जाए, पैसे की सख्त जरूरत हो जाए, तो इसको निकालने के लिए हमें लोकसभा राज्यसभा से परमिशन लेने की जरूरत तब तक नहीं पड़ती है, राष्ट्रपति निकाल सकता है। अचानक जरूरत पड़ गया, अब पहले हम लोकसभा में जाएंगे, राज्यसभा में जाएंगे तो समय लग जाएगा, महीना 2 महीना लग जाएगा पास होने में। आज हमें पैसे की जरूरत आज है, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति क्या करता है? 267 के तहत आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है, ठीक है। तो वित्तीय शक्ति में हमने क्या देखा? वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट राष्ट्रपति के अनुमति के बाद ही लोकसभा में पेश होता है। धन विधेयक भी राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही पेश होता है। इसके अलावा अनुच्छेद 267 के तहत राष्ट्रपति आकस्मिक निधि से कभी भी पैसा निकाल सकता है, कभी मतलब कभी इमरजेंसी के समय में, ठीक है। तो देखिए तीनों सेनाएं, सेना किसे कहते हैं? सेना क्या क्या शामिल होता है? जो रक्षा करता है। सेना में किस किस को शामिल किया जाता है? थल सेना, वायुसेना और जल सेना। क्या BSF को शामिल किया जाता है? नहीं, वो सब पैरामिलिट्री फोर्स है। तो तीनों सेनाएं जो है, जल सेना, थल सेना और वायुसेना, तीनों का सेनापति कौन होता है? प्रधान सेनापति राष्ट्रपति। यानी जल सेना हो, थल सेना हो, वायुसेना हो, तीनों का प्रमुख सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। हाँ, इस तीनों का जो प्रमुख की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। चाहे थल सेना प्रमुख हो, जल सेना प्रमुख हो या वायुसेना प्रमुख हो। तो पहला तो यही हो गया, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का, तीनों सेना यानी जल सेना, थल सेना और वायु सेना का सेनापति होता है। यानी राष्ट्रपति ही तीनों सेनाओं का हेड है, ठीक है। ये सवाल कई बार पूछा गया। इसके अलावा तीनों सेनाओं की प्रमुख की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है। तीनों सेनाओं के प्रमुखों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा
होता है। चलिए एक चीज ये भी तो पता चल गया, राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं, किनकी? तीनों सेनाओं के प्रमुखों की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। अच्छा बताइए, अगर इंडिया पाकिस्तान में अगर युद्ध हो तो युद्ध की घोषणा करेंगे कौन? राष्ट्रपति। और युद्ध की समाप्ति की घोषणा कौन करेंगे? वो भी राष्ट्रपति। भले वो मंत्री परिषद की सलाह पे करते हैं, लेकिन घोषणा तो करना पड़ेगा राष्ट्रपति को ही। यानी युद्ध के शुरुआत या युद्ध की घोषणा या समाप्ति दोनों कौन करते हैं? राष्ट्रपति। युद्ध की घोषणा एवं समाप्ति राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। तो ये उसका सैन्य शक्ति, यानी तीनों सेनाओं का सेनापति भी है। इसके अलावा ये तीनों सेनाओं के प्रमुख की नियुक्ति भी करते हैं और युद्ध की समाप्ति और घोषणा भी करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो अगली शक्ति है, अगला शक्ति आपने क्या देखा? आपातकालीन शक्ति है कि नहीं? आपातकालीन शक्ति। देखिए आपातकालीन क्या है? इमरजेंसी। ऐसी स्थिति जब समस्या देश को होने लगे किसी भी कारणवश, तो इसके लिए भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपात की बात की गई है। 3 प्रकार का आपात कौन है? एक है राष्ट्रीय आपात, जिसकी चर्चा किसमें है? अनुच्छेद 352 में। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपात अनुच्छेद 360। देखिए भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपात की बात कही गई है। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपात। तो ये तीनों आपात की घोषणा कौन करते हैं? राष्ट्रपति। भले ही ये मंत्री परिषद की सलाह पे करता हो, लेकिन घोषणा कौन करते हैं? राष्ट्रपति। तो ये जो तीनों आपात है, राष्ट्रीय आपात यानी अनुच्छेद 52, ठीक है। राष्ट्रीय आपात कब लगाया जाता है? राष्ट्रीय आपात 3 कंडीशन में लगता है। कब? जब युद्ध का माहौल हो, इसके बाद बताइए, युद्ध और बाह्य आक्रमण हो। युद्ध मतलब जैसे इंडिया पाकिस्तान युद्ध चल रहा हो, तब राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। या कोई बाहरी आक्रमण, अचानक चाइना हमला कर दे, अचानक कोई देश हमला कर दे, तो उस स्थिति में भी राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। और तीसरा क्या है? सशस्त्र विद्रोह। तो ये 3 कंडीशन अगर होगा तो राष्ट्रपति क्या लगा देंगे? अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात। देखिए पहले क्या था, ये सशस्त्र विद्रोह जो है ये कब जोड़ा गया था? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया। इससे पहले इसके जवाब क्या था? इससे पहले आंतरिक अशांति था। क्या था? आंतरिक, ऐसे समझिए, पहले से लगाया गया था, तीनों से कहाँ प्रोसेस किया? आंतरिक अशांति था ना, इसीलिए लगा दिया 1974 में। तब उसके बाद आपात खत्म हुआ, जनता पार्टी की सरकार आई, चक्र साहब,
तब उसने 44वां संविधान संशोधन करवाया और कहा गया इसको हटाओ, इस मामले में कोई लगा देगा, आज़ादा विद्रोह कीजिएगा लगा देगा। तब इसके जगह आंतरिक अशांति की जगह क्या सब जोड़ा गया? सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, वो इंदिरा गांधी के द्वारा लगा उसके बाद। तो देखिए, राष्ट्रीय आपात ये हो या वित्तीय आपात हो या राष्ट्रपति शासन हो, ये तीनों की घोषणा कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, और ये कब लगता है? इस 3 कंडीशन में, युद्ध, वायु आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। हाँ, सशस्त्र विद्रोह से पहले क्या था यहाँ पे? आंतरिक अशांति। इंदिरा गांधी के काल में इसी का आंतरिक अशांति के नाम पे ही उन्होंने राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था। पर इसमें ये डर बनने लगा कि आगे चल करके हर सरकार ऐसा न करने लगे, थोड़ा सा भी सरकार को लगे मेरा स्थिति ठीक नहीं है, चुनाव में आंतरिक अशांति के नाम पे लगा देगा। इसीलिए कहा गया जब तक सशस्त्र विद्रोह ना हो तब तक ये नहीं लगाया जाएगा। तब ये 3 कंडीशन, युद्ध, वायु आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। इसके बाद जो आप लोग देखते हैं राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356। देखिए ये कब लगता है? जब किसी भी राज्य का प्रशासन तंत्र सही से काम नहीं कर रहा, तब राज्यपाल के क्या कहते हैं अनुशंसा पर या किसी के भी अनुसार कोई अगर अधिकारी या कोई अनुशंसा कर दे तो जरूरी नहीं है जो राज्यपाल ही अनुशंसा करे। कोई भी मान्य व्यक्ति अगर ये अनुशंसा करते हैं वह राज्य का प्रशासन तंत्र सही नहीं चल रहा है, जैसे मान लें हम राष्ट्रपति है या मान लें द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति है, बिहार के राज्यपाल या कोई से बड़े मान्य व्यक्ति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेटर लिख दे कि बिहार में क्राइम चरम सीमा पे है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, मतलब जरा सा भी प्रशासन सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, पुलिस प्रशासन सब जो है लोगों पे जुल्म कर रहा है, क्रिमिनल सब। तो उसके बाद अगर राष्ट्रपति को यह लगे हाँ ऐसी स्थिति है तो राष्ट्रपति क्या लागू कर सकते हैं? राष्ट्रपति शासन। किस अनुच्छेद के तहत? 356 के तहत। वित्तीय आपात कब लगता है? जब देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाए, देश के पास पैसा ना हो, कर्जा बढ़ जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या लगाया जाता है? वित्तीय आपात। इसमें हो सकता है कि आपके वेतन पे रोक लगा दी जाए, आपका टैक्स बढ़ा दिया जाए, है नहीं, ताकि सरकार के पास पैसा आए। तो ये जो तीनों आपात है इस पर विशेष चर्चा होगी जब हम लोग आपात का टॉपिक निकालेंगे, तब उसमें हम लोग ये बताएंगे आपात लगता था, आपात लगने का प्रक्रिया क्या है नहीं, कितने महीने तक आपात लग सकता है, कितनी बार लग सकता है, कब कब लगा है, ये सब चर्चा हम लोग राष्ट्रीय आपात के आपातकालीन जो होगा तो उसमें लोग चर्चा करेंगे। अभी बस आप लोगों को ये याद रखना है राष्ट्रपति तीनों आपात को लगा सकते हैं, उसका कंडीशन क्या है ये जानिए भी, ठीक है। तो अगला शक्ति है वीटो शक्ति। वीटो मतलब काम को रोकना। देखिए जैसे अभी चलिए कोई 10 लोग हैं, A B C D E F G H I और J, ठीक है। चलिए एक और कितने लोग हैं टोटल? 11 लोग। तो अच्छा ये बताइए कोई भी कानून अगर पास कराना हो तो कम से कम कितने लोगों की सहमति होनी आवश्यक है? कम से कम आधा से अधिक 6। अगर मान 6 लोग पक्ष में है और 5 लोग विरोध में है तो कानून लागू हो सकता है। लेकिन इसमें अगर हम सबको वीटो शक्ति दे दे तब कितने लोगों से पास करना पड़ेगा? तब सबसे। अगर जिसको वीटो दिया गया अगर वो कह दे नहीं तो नहीं, जैसे मान लीजिए हमने केवल A को वीटो दिया है और बाकी को नहीं दिया वीटो, तो अब बताइए कानून पारित होने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होनी चाहिए? नहीं, एक नहीं, 6 होना चाहिए। लेकिन इस 6 में A भी शामिल होना चाहिए। अगर A कह दिया कि मान चलिए अगर 10 हो गया, ये 10 कहा हाँ, A ने कहा ना, तो A का बात माना जाएगा। A का बात कभी काटा नहीं जाएगा। वीटो शक्ति मतलब जिसको वीटो शक्ति दी गई है
उसके बाद कभी काटा नहीं जाएगा। तो राष्ट्रपति को भारतीय संविधान में 3 प्रकार की वीटो शक्ति दी गई है। ठीक है, ये कौन कौन से है? एक है पूर्ण वीटो, निलंबन वीटो और पॉकेट वीटो। यानी भारतीय संविधान में 3 प्रकार की वीटो शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है। वो कौन कौन सा है? पूर्ण वीटो, निलंबन वीटो और पॉकेट वीटो। अब देखिए, आपको पता है कानून बनने से पहले लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित होने के पास कहाँ आता है? राष्ट्रपति के पास आया। ठीक है, अब राष्ट्रपति क्या क्या कर सकता है उस पर? जैसे कोई कानून है, लोकसभा से भी पारित हो गया, राज्यसभा से भी पारित हो गया और आया राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति उसके लिए क्या क्या कर सकता है? पूरी तरह से सबसे पहले एक तो ये दे सकता है, चलिए हम ये राष्ट्रपति भी पास कर दे, लेकिन वहाँ वो चर्चा है, यहाँ हम लोग नहीं करेंगे। अगर यहाँ से पास हो गया, यहाँ से पास हो गया और फिर यहाँ आया राष्ट्रपति, जैसे ये भी पास कर दिए तो कानून बन गया। ये तो एक कंडीशन है। अगर राष्ट्रपति को ये कानून अच्छा नहीं लगा, ये विधेयक अच्छा नहीं लगा, तो 3 चीज़ कर सकते हैं। या तो सीधे कहेगा ये भाई हमको ये पसंद नहीं है, तो क्या होगा? कानून बनेगा? क्योंकि कानून बनने के लिए तीनों चाहिए ना। यहाँ से पास हुआ, यहाँ से पास हुआ और राष्ट्रपति के पास है, राष्ट्रपति ने कहा जी हमको ये पसंद नहीं है, हम इसको पारित नहीं करेंगे, तो इसको कहते हैं पूर्ण वीटो। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप लोग सब पास करके मेरे पास भेज दिए, हमने नहीं ये अच्छा नहीं है, हटाओ इसको, ये हो गया क्या? पूर्ण वीटो। अब वो कानून वही विधेयक वही समाप्त हो गया। अब दूसरा कंडीशन क्या आता है? मेरे पास आया, यानी राष्ट्रपति के पास आया और राष्ट्रपति कहे ठीक है कुछ गड़बड़ है, आप इसको फिर से सोच के भेजिए। यानी पुनर्विचार के लिए फिर से कहाँ भेजा जाता है? लोकसभा और राज्यसभा में। और उसके बाद अगर दोनों फिर से भेज दे इसके पास, तो इनको पास करना अनिवार्य है। तो ये जो पुनर्विचार के लिए भेजता है उसको कहते हैं निलंबन वीटो, यानी कुछ समय के लिए वो टाल रहे। तो ये पहला कंडीशन क्या था? या तो दोनों तरफ से आया, बोला ठीक है इसको पास कर दिए तो कानून बन गया। दूसरा क्या आया? लोकसभा राज्यसभा से आया और राष्ट्रपति ने कहा नहीं ये अच्छा नहीं है, इसको हम नहीं पारित करेंगे, तो हो गया पूर्ण वीटो। तीसरा कंडीशन क्या होता है? राष्ट्रपति के पास आया, राष्ट्रपति को पूरी तरह से अच्छा नहीं लगा, तो फिर से राय के लिए भेज दिया, फिर से विचार करके भेजिए, तो कौन सा हो गया? निलंबन वीटो। लेकिन हाँ, अगर फिर से विचार करके लोकसभा राज्यसभा दोबारा आ गया राष्ट्रपति के पास, तो उसे साइन करना पड़ेगा। और तीसरा है पॉकेट वीटो। लोकसभा से राज्यसभा से आया, किसके पास? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति साइन ही नहीं कर रहा है, ना साइन कर रहा है ना लौटा रहा है, वो रख दिया जाके, जैसे आप दिए जाके फाइल को रख दिया, तो ये हो गया पॉकेट वीटो। राष्ट्रपति के पास ये बंदिश नहीं है जिसको आपको 5 दिन में, 10 दिन में, महीना भर में साइन करना ही करना, वो 5 साल 10 साल 20 साल तक वहाँ रखे रहेगा। यानी ना तो हम हाँ कह रहे हैं ना तो ना कह रहे, तो उसको क्या कहते हैं? पॉकेट वीटो। लेकिन हाँ याद रखिए, अगर राष्ट्रपति के पास अगर धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक आए, तब क्या करेगा? तब इस दोनों विधेयक पर वो वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है, तब उन्हें उनको पास करना ही पड़ेगा। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। अगर पैसे से जुड़ा मामला हो या संविधान में बदलाव करना हो, तो राष्ट्रपति ना तो उसे बंद समाप्त कर सकता है, ना ही पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, और उसे सहमति भी देना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, सिंपल सी बात है, कानून बनने के लिए या कुछ बनने के लिए राष्ट्रपति के पास जब दोनों सदन से पास हो जाता है, तो राष्ट्रपति के पास 4 ऑप्शन होता है। पहला ऑप्शन क्या है? पास कर दिया। दूसरा ऑप्शन है पास नहीं किया तो उसे रिजेक्ट कर दिया, उसको कहते हैं पूर्ण वीटो। तीसरा ऑप्शन है फिर से लौटा दिया, तो उसको कहते हैं निलंबन।
और चौथा क्या ऑप्शन, चुपचाप रख दिया, कोई ना जवाब देना, हाँ ना ना, तो उसे कहते हैं पॉकेट बीचो। लेकिन हाँ, इस दोनों मामले में एक ही ऑप्शन है, आपको हाँ कहना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्षमादान शक्ति, इसका मतलब क्या है, क्षमा किसको मिलता है, सजा को ही मिलता है। तो राष्ट्रपति के पास जो है ये शक्ति है जो किसी भी न्यायालय के द्वारा, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, या सैनिकों का न्यायालय, सैन्य न्यायालय हो, किसी ने भी अगर कोई सज़ा सुनाई है तो राष्ट्रपति के पास उन्हें क्षमा करने या क्षमादान देने की शक्ति है, जिसकी चर्चा किसमें है, अनुच्छेद 72 में। किसमें है, अनुच्छेद 72। यानी राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्ति है। ये क्षमादान उसके हर न्यायालय के खिलाफ है, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, और क्या कहते हैं, सैन्य न्यायालय। राज्यपाल के पास भी होता है, लेकिन राज्यपाल के पास सुप्रीम कोर्ट और सैनिक न्यायालय के लिए कोई क्षमादान शक्ति नहीं है, क्योंकि उसका क्षेत्र से बाहर हो जाता है ना वो। लेकिन राष्ट्रपति के पास हर न्यायालय के सजा को माफ करने का शक्ति है। तो अनुच्छेद 72 के तहत जो क्षमादान शक्ति दी गई है, इसमें 5 प्रकार के क्षमादान की बात की गई है। कितने प्रकार के, 5 प्रकार के। वो 5 प्रकार कौन सा है, लघुकरण, प्रतिहार, विराम, प्रविलंबन और क्षमा। यानी अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को 5 प्रकार के क्षमादान शक्ति दी गई है, लघुकरण, प्रतिहार, विराम, प्रविलंबन और क्षमा। तो देखिए लघुकरण क्या होता है, इसमें क्या होता है, सजा की प्रकृति बदल सकते हैं, बदल सकते हैं। प्रकृति मतलब क्या, सजा का तरीका, प्रकृति, सजा का क्या प्रकृति, जैसे मान चलिए किसी को फांसी की सजा दी गई है, तो फांसी की सजा को वो आजीवन कारावास में बदल सकते हैं। लघुकरण क्या है, सजा की प्रकृति को बदल सकते हैं, जैसे फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल सकते हैं। तो सजा पहले, प्रकृति पहले क्या था, फांसी था, अब क्या हो गया, आजीवन कारावास। तो प्रकृति को बदलना क्या कहलाता है, लघुकरण। ठीक है। प्रतिहार क्या है, सजा की मात्रा को कम करते हैं, सजा की मात्रा को कम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को 5 साल का सजा मिला है, तो उसको घटाकर कितना कर दिया, 2 वर्ष। ठीक है। इसमें देखिए, इससे प्रकृति नहीं बदल रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपको आजीवन कारावास दिया गया 5 साल के लिए या 15 साल के लिए, या कोई ऐसा सजा आपको 5 साल के लिए दिया गया, तो राष्ट्रपति उसे 2 साल, 3 साल, 1 साल कर सकते हैं। काम वही रहेगा, प्रकृति वही रहेगा, आजीवन कारावास होगा, लेकिन आपको समय कम होगा। यहाँ की आप प्रकृति ही बदल दिए, फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिए। प्रतिहार में क्या था, मात्रा को कम कर दिया, यहाँ क्या था, प्रकृति को कम करना। अब देखिए तीसरा है विराम। इसमें क्या है, विशेष परिस्थिति में सजा बदलना। देखिए कैसे, अब कोई महिला है, उसको सजा मिली है सश्रम कारावास। सश्रम कारावास मतलब होता है आप जेल में भी आपको काम करना पड़ेगा। जैसे कुर्सी बनाइए, पत्थर तोड़िए, पेड़ पौधे लगाइए, कुछ आपसे काम करवाते रहेंगे, तो उसे क्या कहते हैं, सश्रम कारावास। अब पता चला वो महिला हो गई प्रेग्नेंट वहाँ पे, है कि नहीं, तो प्रेग्नेंट महिला है तो उससे श्रम का काम होगा। तो जब तक वो प्रेग्नेंट है, बच्चा ना हो जाए, ये ना हो जाए, तब तक उसके सजा को क्या करेंगे, बदल देंगे। खाली आप सजा भी आपको
क्या करें, सश्रम नहीं करना पड़ेगा। फिर जैसे ही ठीक हो जाएंगे फिर से काम करना शुरू कर देंगे। जैसे माने कोई व्यक्ति है, अब जेल में है, अचानक पता चला उसको हार्ट का पेशेंट है या बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, तो उस स्थिति में क्या करेंगे, उसके प्रकृति उसके क्या सजा को बदल देंगे। ये विशेष परिस्थिति में फिर जैसे ही ठीक हो जाएंगे फिर से उसको वही सजा शुरू हो जाएगा। दोनों में अंतर क्या था, यहाँ प्रकृति बदला तो हमेशा के लिए बदल गया, यहाँ क्या है, उस कैदी का स्थिति को देखा जाएगा, प्रेग्नेंट है, बीमार है, हार्ट का पेशेंट है, डायबिटीज है, ये क्या है, वो सबको देखने के बाद पता चला, मान के चलिए जेल में है, किसी कारण उसका पैर कट गया या पैर टूट गया, तो उस स्थिति में भी उसका क्या होगा, सजा बदल दिया जाएगा। ठीक है, और उसमें क्या था, बस ऐसे ही बदल दिया। ठीक है, समझ रहे दोनों मंत्र, यहाँ प्रकृति कम करना था, यहाँ मात्रा कम करना था, और यहाँ विशेष परिस्थिति में सजा बदलना था। अब ये परिलंबन, अब ये सजा को टालना हो गया। जैसे मान लीजिए आपको फांसी मिलना था 25 फरवरी को, टाल करके बढ़ा दिया गया 1 फरवरी को, 1 मार्च को। तो सजा को जो टालना कहते हैं उसे क्या कहते हैं, सजा को टलवाना। ठीक है, ना प्रकृति में बदलाव किया है ना कुछ बदलाव किया, बस आपको सजा को आगे बढ़ा दिया गया। और क्षमा मतलब पूरी तरह से माफ कर देना, चलिए बाहर कर दिया गया, पूरी तरह से माफ कर देना, यानी फांसी हुआ तो फांसी की सजा माफ, आजीवन कारावास आजीवन शिक्षा माफ। तो अनुच्छेद 72 का कितने प्रकार की समाधान सकती है, लघुकरण। लघुकरण यानी सजा की प्रकृति में बदलाव कर रहा है, जैसे फांसी की सजा का आजीवन कारावास में। प्रतिहार सजा की मात्रा को कम कर दिया है, समय को कम कर दिया है। विराम विशेष परिस्थिति में सजा को बदल दिया गया है। परिविलंबन सजा को टालना, और समाधान पूरी तरह से समाधान। आप लोग फिल्म देखते हैं, एक जिगर मूवी आई थी अजय देवगन की, देखें आप लोग? उस फिल्म में पहला सीन ही दिखाता है, अजय देवगन और करिश्मा कपूर दोनों हथकड़ी में बंद होकर राष्ट्रपति भवन जाते हैं और राष्ट्रपति से ये अनुरोध करते हैं आप हमारी फांसी की सजा को माफ़ कर दिए। तो राष्ट्रपति उससे पूछते भाई तुमने आखिर क्या किया, तुम तो बच्चे होगी, आखिर तुमने क्या किया? तो वो पूरा कहानी बताता है कैसे कैसे हमको सज़ा मिला है, और अंत में राष्ट्रपति उस सज़ा को माफ़ कर देते हैं। ठीक है, तो सज़ा माफ़ करने के लिए आपको राष्ट्रपति के पास जाना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन याद कीजिए जो क्षमादान शक्ति है राष्ट्रपति अपने मन से नहीं करता है, इसके लिए वो मंत्रिपरिषद की सलाह लेते हैं। मंत्रिपरिषद की सलाह पे ही ये लेते हैं। पता चला अब किसी आतंकवादी को छोड़ दे, पता चला आप राष्ट्रपति हैं, आप ही के कोई जान पहचान में या ऐसा हितैषी व्यक्ति है उसको फांसी से आप माफ़ कर दिए, तो फिर गलत हो जाएगा ना। तो ऐसी स्थिति में क्षमादान शक्ति है, लेकिन ये पूरी तरह से फ्री नहीं है, ये भी मंत्रिपरिषद की सलाह लेना पड़ता है इसके लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा समाधान शक्ति दी गई है। इसके अलावा एक पॉइंट हम लोग रह गए थे, जो राष्ट्रपति के पास यानी अनुच्छेद 143, इसमें क्या है, राष्ट्रपति अगर मान लीजिए कोई विधिक सलाह लेना हो, कानूनी सलाह लेना हो, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को कह सकता है भाई आप हमें सलाह दीजिए। लेकिन हाँ, राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो अनुच्छेद 143 क्या कहता है, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से सलाह मांग सकता है, उच्चतम न्यायालय से सलाह मांग सकता है, परंतु यह बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका राष्ट्रपति का टोटल शक्तियां, और अगले क्लास में हम लोग उपराष्ट्रपति को शुरू करेंगे। ठीक है।